नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय बजट 2023 जैसे 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया के मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट पेश किया गया। अगला तथ्य है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली देश की 6वीं वित्त मंत्री बनी। इसके बाद 5 वित्त मंत्रियों ने लगातार 5 बार जो है देश का बजट पेश किया था। अगला है वित्त मंत्री द्वारा पेश यह बजट अमृतकाल का पहला बजट होगा। तो यह बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया। और हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और अपना जो है 1947 में स्वतंत्रता का शताब्दी समारोह मनाएगा। और इसीलिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2022 से जो है देश का अमृत काल प्रारंभ किया है, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और यह हमारा पहला अमृत काल का बजट है और आगामी 25 वर्षों तक अमृत काल जो है चलता रहेगा। हमारा अगला है वित्त मंत्री ने कुल 1 घंटा 29 मिनट तक अपना भाषण पढ़ा। यहाँ पे पढ़ा हो गया, पढ़ा होना चाहिए था। तो 1 घंटा, यह सब जो जितने तथ्य हैं वह आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में प्रायः पूछ ही लिए जाते हैं कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2023 को अपने बजट में कुल कितना समय अपना भाषण पढ़ा। तो 1 घंटा 29 मिनट तक वित्त मंत्री ने अपना भाषण पढ़ा और यह लगातार तीसरा पेपरलेस बजट होगा। यह जो है लगातार तीसरा पेपरलेस बजट है। अगला तथ्य है 2023 के बजट में आयकर की सीमा में बदलाव किया गया है। आयकर में जो है 9 साल पहले 2014 में जो है उसके स्लैब में, टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया था। उसके बाद से जो है उसके टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि 2014 से लेकर 2022 तक जो है लोगों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई। तो इस हिसाब से उनको जो है ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। इसीलिए जो है 2023 के बजट में सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है, चाहे वह नीतिगत मामला हो चाहे वह राजनीतिक मामला हो, क्योंकि आगामी जो है वर्ष में केंद्रीय चुनाव होना है लोकसभा का। बदलाव किया है, अब 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर अब आपकी जो है इनकम 7 लाख तक है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आयकर के कुल 5 स्लैब बनाए गए हैं। पहले 7 स्लैब बनाए गए थे 2014 में, लेकिन वित्तीय वर्ष केंद्रीय बजट 2023-24 में आयकर में कुल 5 स्लैब बनाए गए हैं। अगर आप जो है अब 3 लाख तक तो कोई आपको इनकम नहीं टैक्स नहीं देना है। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर 3 से 6 लाख की इनकम आपकी है तो आपको 5% टैक्स देना होगा, ठीक। और अगर आप 6 से 9 लाख रुपए वार्षिक इनकम आपकी है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 9 से 12 लाख है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और परीक्षाओं में यह प्रायः पूछ ही लिया जाता है। अगला है वित्त मंत्री ने बजट में 7 बातों को फोकस किया जिसको सप्तऋषि नाम दिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे वह प्री हो चाहे मेंस हो। तो जो 7 क्षेत्र हैं जिनको सप्तऋषि का नाम वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है, वो 7 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है समावेशी वृद्धि, दूसरा है ग्रीन ग्रोथ,
तीसरा है यूथ पावर, चौथा है फाइनेंशियल सेक्टर, पांचवा है अंतिम छोर तक पहुंच, छठा है बुनियादी ढांचे का विकास और सातवां है क्षमताओं का पूरी तरह इस्तेमाल। इसके बाद हमारा अगला फैक्ट है, मोटे अनाज के उत्पादन के लिए श्री अन्न, यहाँ अन्न हो गया है, श्री अन्न होना चाहिए, श्री अन्न योजना प्रारंभ की जाएगी। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार बाजरा ये सब हैं, तो उसमें क्या होता है कि फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया भी जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे बजट में श्री अन्न योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें उसमें क्या होना है, मोटे अनाजों के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, मोटे अनाजों के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा और भारतीय मिलेट संस्थान के गठन की बात की गई है, जिसको संभवतः हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारतीय मिलेट्स संस्थान का गठन करने पर जोर दिया गया है। तो श्री अन्न योजना किससे संबंधित है, मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा अगला फैक्ट है, पीएम आवास योजना का बजट 66% बढ़ाया गया है। सबसे मतलब इसमें जो है पीएम आवास योजना के बजट में जो है 66% की लगभग 2/3 बढ़ोतरी की गई है और अब इस पे 79,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम आवास योजना जो है उस पर सरकार का काफ़ी फोकस था और उनका सरकार का लक्ष्य था कि इसे सभी लोगों को जो है 2022 तक जो है, पहले लक्ष्य था 2022 तक जो है सबको पक्के मकान उपलब्ध करा दिए जाएं, लेकिन अभी वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जो है इसको ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इसे 79,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया, जिससे कि सभी को अतिशीघ्र ही पक्का मकान उपलब्ध हो सके। अगला है, इस बजट में पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई है। यह भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, महिला सम्मान बचत पत्र। महिला सम्मान बचत पत्र में क्या होना है कि अगर कोई महिला 2 साल में 2 लाख रुपया जमा करती है तो उसको 7.5% ब्याज दिया जाएगा, 7.5% का ब्याज दिया जाएगा और यह जो इनकम होगी उसमें टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी, टैक्स से छूट भी प्रदान की जाएगी। मार्च 2025 तक यह योजना संचालित की जाएगी। कौन सी, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। अगला है, महिला सम्मान बचत पत्र के तहत अभी मैंने आपको बताया है कि महिलाएं या लड़कियों को जो है 2 वर्षों में 2 लाख रुपया जमा करने पर उन्हें 7.5% ब्याज प्रदान किया जाएगा और यह धनराशि टैक्स फ्री होगी। अगला है, बजट में अगले 3 वर्षों में 740 एकलव्य स्कूलों में, एकलव्य स्कूल ऐसे जगह संचालित किया जाए, बेसिकली जो है जो जनजाति समूह के लोग हैं उनके लिए विद्यालय स्थापित किया गया है। तो जो एकलव्य स्कूल है उसमें शिक्षकों कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने अगले 3 वर्षों में 740 एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों की भर्ती की बात कही है। सब जितने फैक्ट हैं ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बजट में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की बात की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ जो है प्रदेश, जिला और पंचायत स्तरों पर भी पुस्तकालय के गठन की बात की गई है। अगला, इस बजट में बचत योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा सीमा 15 लाख की गई है। जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना थी उसकी अधिकतम सीमा पहले 15 लाख थी, अब जो है उसको 30 लाख कर दिया गया है। और किसी का जो है पोस्ट ऑफिस मासिक स्कीम, अगला है, इस बजट में पोस्ट ऑफिस मासिक स्कीम के तहत सिंगल खाते में वो 9 लाख जमा कर सकता है और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपया जमा कर सकता है।
ठीक है। पोस्ट ऑफिस मासिक स्कीम के तहत सिंगल खाते में 9 लाख और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपया जमा कर सकता है। अगला है, यहाँ पे बजट की जगह बट हो गया। बजट 2023 में बागानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की धनराशि, ठीक है, बागानी परियोजनाओं के लिए जो है 2200 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। और पर्यावरण की रक्षा को जो है उन्होंने ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया। ग्रीन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो है सप्तऋषि के कॉन्सेप्ट में आया है। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 20 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटने का लक्ष्य है। गवर्नमेंट का इस पर बहुत फोकस है कि सभी किसानों के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास जो है क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो जाए, जिससे उनको कृषिगत लोन आसानी के साथ उपलब्ध कराया जा सके। तो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 20 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटने का सरकार का इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य है। अगला है, कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर की स्थापना की जाएगी, जिसको कृषि निधि नाम दिया गया। तो कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा डिजिटल एक्सीलेटर फंड की स्थापना की जाएगी, जिसको कृषि निधि नाम दिया गया। हमारा अगला फैक्ट है, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ आवंटित किया गया। इस बजट में आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ आवंटित किया गया है। और वित्त मंत्री के द्वारा यह बताया गया है कि जो 2023-24 के लिए वृद्धि दर है 7% अनुमानित है। और 2023 में बजट 2023-24 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का फंड आवंटित किया गया। कितना? 2.4 लाख करोड़ का फंड है। अगला है, रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए जो 2,40,000 करोड़ का फंड जारी किया गया, उसमें है रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का फंड आवंटित है, जिसमें 100 से अधिक नई परियोजनाएं शुरू होंगी। रेलवे में 100 से अधिक नई परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए 75,000 करोड़ का फंड है। इसके बाद जो है मिष्टी एवं पीएम प्रणाम नामक नई योजनाएं शुरू की गई। इस बजट में मिष्टी एवं पीएम प्रणाम नामक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। जो मिष्टी योजना है उसके तहत तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित किया जाएगा। मैंग्रोव वनों को संरक्षित करने के लिए, जो कि तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं, मिष्टी योजना प्रारंभ की गई है। और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की गई है। अगला है, बजट 2023 में ट्रांसमिशन निवेश के लिए 35,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है। ट्रांसमिशन निवेश के लिए 35,000 करोड़ का फंड, जिससे अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की सुविधा प्रदान की जा सके। अगला है, सरकारी कर्मचारियों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए मिशन कर्मयोगी का प्रावधान किया गया। मिशन कर्मयोगी का प्रारंभ किया गया है सरकार के द्वारा इस बजट में, जिससे सरकारी कर्मचारियों को भी सीखने का अवसर प्रदान किया जा सके, उनको प्रशिक्षित किया जा सके। अगला है, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड पर प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ का निवेश होगा। अर्बन शहरी सरकारी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए जो है 1,000 करोड़ का निवेश प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 की शुरुआत की गई है। इस बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4, इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण की शुरुआत की बात वित्त मंत्री के द्वारा कही गई है। और पूरे देश में 30 स्किल होना चाहिए, तो स्किल हो गया है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने? 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हमारा अगला तथ्य है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 के तहत 3 साल में 47 लाख युवाओं को भत्ता भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के तहत 3 साल में 47 लाख युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। जो हमारा पैन कार्ड होता है, अब उसको अभी तक उसको टैक्स भरने के लिए ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन पैन कार्ड को अब एक राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाएगा। नेक्स्ट है,
जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन शुरू होगा। पीएम पीवीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है? जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, और इसके द्वारा जो अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब इसके लिए कुल 15,000 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा। अगला है गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तो गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और उसके लिए 10,000 करोड़ का बजट जारी किया गया। गोवर्धन स्कीम के लिए, गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का बजट जारी किया गया है और इसमें 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और हवाई सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे, उनको उन्नत किया जाएगा, उनका नवीनीकरण किया जाएगा, नए बनाए जाएंगे। और नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5172 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगला है फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के लिए 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 2491 करोड़ आवंटित किया गया है। ठीक है। लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एमएसएमई के लिए लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 900 करोड़ आवंटित किया गया है और इसके लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम भी बनाई जाएगी जिसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री का बजट के अभिभाषण के दौरान यह वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया कि जो लघु और मध्यम उद्योग हैं वो कोरोना काल में अगर उनको नुकसान हुआ है और तो उनको जो उन्होंने लोन लिया है, कर्ज लिया है, उसका 95% उनको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ का फंड आवंटित है। अगला है ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर 7500 करोड़ आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है शहरी विकास पर सालाना 10,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है पूंजीगत निवेश 33% बढ़ाया गया है। कितना पूंजीगत निवेश बढ़ाएगा? 33% बढ़ाया गया है और इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। 10 लाख करोड़। ई कोर्ट्स के लिए जैसे भौतिक रूप से जो है कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही, तो ई कोर्ट्स के लिए, ई कोर्ट्स स्थापित करने के लिए 7,000 करोड़ आवंटित किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ का निवेश या 35,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 20,700 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट के लिए 35,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ आवंटित किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ आवंटित किया गया और यह परियोजना जो है दिसंबर 2023 में प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ आवंटित। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ आवंटित है और 500 नए संयंत्र स्थापित करने का टारगेट है। 2030 तक 5 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोटेक्शन का लक्ष्य है। 2030 तक 5 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोटेक्शन का लक्ष्य है। नेक्स्ट कारीगरों एवं शिल्पकारों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना प्रारंभ की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना प्रारंभ की जाएगी। किसके लिए? कारीगरों एवं शिल्पकारों के मदद के लिए। नेक्स्ट है अपरा भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। अपरा भद्रा परियोजना जो है यह कर्नाटक की परियोजना है और यहाँ पर भी सरकार के द्वारा 5300 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है बजट में। नेक्स्ट है वाणिज्यिक विवादों के निपटारों के लिए विवाद से विश्वास योजना का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। जैसे जो वाणिज्यिक विवाद थे उनके निपटारे के लिए इसका पहला चरण प्रारंभ किया गया था और इस बजट में इसके दूसरे चरण का प्रावधान किया गया है।
और 2047 तक एनीमिया के खात्मे का टारगेट है। और नेक्स्ट है 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ उनके कैंपस में 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। जितने मेडिकल कॉलेज 2014 से स्थापित किए गए हैं उनके परिसर में नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे, जैसे जिससे पैरामेडिकल स्टाफ की जो है कमी न होने पाए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है और जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी और इसके लिए 2 लाख करोड़ का बजट जारी किया गया। प्रधानमंत्री अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने कुल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बजट के 4 अहम बिंदु हैं। इस बजट में कुल 4 अहम बिंदु हैं। तो उसमें पहला है महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक, पहला हो गया महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा है इसमें टूरिज्म के लिए एक्शन प्लान। टूरिज्म, इसको भी ध्यान दीजिएगा, टूरिज्म के लिए एक्शन प्लान, टूरिज्म के लिए एक्शन प्लान। तीसरा है विश्वकर्मा पहल, अभी ऊपर चर्चा हुई है, विश्वकर्मा पहल। और चौथा है ग्रीन ग्रोथ, पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो ये 4 उसमें है, महिलाओं का सशक्तिकरण, टूरिज्म के लिए एक्शन प्लान, विश्वकर्मा पहल और ग्रीन ग्रोथ। और इसको किसने बताया है? वित्त मंत्री के द्वारा जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया गया था कि यह इस बजट के 4 अहम बिंदु हैं। और इसमें कुछ चीज़ और आपको बताना है कि विभिन्न मंत्रालयों के लिए जो बजट आवंटित किए गए हैं उसमें सबसे अधिक बजट जो है रक्षा मंत्रालय को जो सर्वाधिक 5.94 लाख करोड़, कितना रक्षा मंत्रालय को? 5.94 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जबकि 2022 के बजट में केवल 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। सर्वाधिक बजट रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। इसके बाद जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग, सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 2.7 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेलवे के लिए अभी मैंने आपको बताया है 2.40, ठीक है। और इसके बाद है उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जो है को 2.06 लाख करोड़, 2.06 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्रालय का जो बजट है, इसका गृह मंत्रालय का, तो गृह मंत्रालय का बजट है 1.96 लाख करोड़, ठीक। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का बजट है 1.78 लाख करोड़, ठीक। इसके बाद है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय का, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि और कृषि कल्याण, कृषि और कृषि कल्याण
मंत्रालय को जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। संचार उद्योग को संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो पीएम मत्स्य संपदा योजना है, पीएम मत्स्य संपदा योजना है, तो उसके लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने केंद्रीय बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। सभी तथ्य जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको मैं आगे प्रयास करूंगा कि इसको जो है प्रश्नोत्तर के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। यह वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप देखने के पश्चात अपने सुझावों से हमें ज़रूर अनुग्रहित कीजिएगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।